हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बीएस ब्लूम के अनुसार क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ज्ञानात्मक पक्ष के सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं से उसको जानकारी दी जाती है, जिसमें जो है जानकारी है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। उसी तरह से भावात्मक पक्ष के 4-5 जो स्तर हैं उसके अनुसार उसको विश्वास दिलाया जाता है। उसके अंदर विश्वास, आत्मविश्वास को अध्यापक अपने शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से भरता है। तब जो है क्रियात्मक पक्ष की बात आती है। जैसे आपको अगर कोई जानकारी दी गई, अगर उस पर आपको पूर्ण विश्वास है, यानी भावात्मक पक्ष आपका मजबूत है, तब आप उसे क्रिया में उतारने का प्रयास करते हो, तब उसे आत्मसात करने का प्रयास करते हो, तब उसे व्यवहार में उतारते हो, तब उसे अपने आदत और स्वभाव में लाते हो। तो वही है, अध्यापक क्या करता है कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यानी ज्ञान को इस प्रकार से शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत देना चाहिए ताकि वह भावनात्मक रूप से विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सके और उसे व्यवहार में परिवर्तन ला सके, व्यवहार में पूरी तरह से उतार सके। तब जाकर के शिक्षण का उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य की सफलता होगी, तब जाकर के अधिगम माना जाएगा। क्योंकि ज्ञान के बाद भावना आवश्यक है, भावना के बाद व्यवहार में परिवर्तन होना आवश्यक है, तब जाके अधिगम होता है। अब इन समस्त गतिविधियों को हम क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत बीएस ब्लूम की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करूंगा। अब इसे आप देखिए, जैसे ज्ञान के सभी पहलुओं से परिचित होकर के फिर भावनात्मक गतिविधियों से परिचित कराना होगा, उसको ध्यान में रखते हुए उसे संबंधित उद्देश्य और शिक्षण गतिविधियों का संचालन करते हुए अधिगमकर्ता के क्रियात्मक पक्ष यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना होता है। तो जब व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो निश्चित रूप से वो शारीरिक रूप से हाव भाव क्रियाकलाप करेगा, मांसपेशियों में परिवर्तन आएगा, उसके हाथ पैर क्रिया इत्यादि का संचालन भी होगा, जिसके माध्यम से वह ज्ञान के अनुसार विश्वास रखते हुए उस कार्य को करने लगेगा। अब इस क्रियात्मक यानी उस कार्य को करने के लिए किन गतिविधियों को अध्यापक ध्यान में रख करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, या किन गतिविधियों को ध्यान में रख करके वह शिक्षण का कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी में क्या हो, पूर्ण रूप से ज्ञान के अनुसार व्यवहारिक परिवर्तन हो। वह इस प्रकार से है। पहला क्या है, जैसे ही विद्यार्थी को अध्यापक पढ़ाता है, ज्ञान देता है, ज्ञान के संग जैसे ही व्यवहार उसके विश्वास होता है, ज्ञान के अनुसार जैसे ही भावात्मक पक्ष मजबूत होता है, वैसे ही वह कार्य उपस्थित होने पर समझ में आने पर विद्यार्थी क्या होता है, उद्दीप्त होता है, प्रोत्साहित हो जाता है, तत्पर हो जाता है। वो आंतरिक रूप से प्रोत्साहित हो जाता है कि जी सर, मुझे समझ में आ गया, मैं ऐसा कर लूँगा। तब वो कहता है, तब वो क्रियात्मक पक्ष हो गया। और वो क्रियात्मक पक्ष का पहला स्तर क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब ये हुआ कि अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी जो है, जो चीज़ ज्ञान के रूप में समझ लिया, जान लिया और उस पर उसको विश्वास हो गया, तो उस व्यवहार को देखते ही उद्दीप्त हो जाता है। आंतरिक रूप से, आंतरिक बल, आंतरिक रूप से प्रोत्साहित हो करके उस कार्य को देखते ही क्या होता है, प्रोत्साहित होकर के उसे करने की चेष्टा करने लगता है। और वो जैसा वो ज्ञान में सीखा है कार्य और जैसा उसे विश्वास हुआ है, उसके अनुसार वह अनुकरण करने वाली प्रवृत्ति प्रदर्शित करने लगता है। जैसे आप साइकिल देखते हो, साइकिल की हर जानकारी होगी कैसे चलाना है, फिर उसके बाद क्या करते हो, उस पर अभ्यास के माध्यम उसको जो है भावात्मक रूप से पसंद करने लगते हो कि मुझे भी चलाना आ जाए तो मैं भी जल्दी से चला जाऊँगा। फिर जब आप चलाना शुरू करते हो तो उसको जैसे ही देखते हो साइकिल हमको मिल जा पहले, तो वह अनुक्रिया कब प्रारंभ होगी, जब आपको ज्ञान के संग उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ा होगा, तब वह क्रियात्मक रूप से पहला स्वरूप या पहला स्तर उद्दीपन के रूप में अधिगमकर्ता प्रदर्शित करता है। अध्यापक भी इस ढंग से जब पढ़ाता है, ज्ञान को अच्छे ढंग से देता है, भावपूर्ण रुचिकर ढंग से देता है, तब विद्यार्थी क्या होता है, वैसा ही प्रैक्टिकल आने पे तुरंत वो जो है प्रोत्साहित हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है
अनुकरण करना पसंद करता है उस कार्य का। किसके अनुसार? ज्ञान और भावना, ये जितना ज्ञान हुआ है, जिस हिसाब से उसको विश्वास है, उस हिसाब से उस कार्य को देखते ही उद्दीप्त होता है। तो इसको भी ध्यान में रख करके अध्यापक क्या करता है? पढ़ाता है। या ज्ञानात्मक भावनात्मक पक्ष के बाद जब इसका क्रियात्मक गतिविधियों में अधिगमकर्ता विश्वास के साथ प्रवेश करता है तो आंतरिक रूप से प्रोत्साहित होकर के उस कार्य को करने की तत्परता प्रदर्शित करता है। जैसे ही वो तत्परता प्रदर्शित करता है तो दूसरा स्तर उसके बाद क्या होता है? कार्य करना। जैसे ही उस कार्य के अंदर तत्परता प्रदर्शित करता है वैसे ही उस कार्य को पालन करने लगता है, उस कार्य को करने का प्रयास करता है। पालन करने का मतलब जैसा ज्ञान हुआ है और जैसा उसको विश्वास है उसके अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देगा। यहाँ प्रस्तुतिकरण हो रहा है कार्य का, उस कार्य के नियम का, उसकी जानकारी का उसमें पालन करने लगता है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें सुधार भी करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको जानकारी पहले दी जा चुकी है और उस जानकारी पर उससे विश्वास है। अगर कहीं मिस्टेक होता है तो सुधार करने का भी प्रयास करता है। यदि एक बार असफल हुआ तो दोबारा वह प्रयास भी करने लगता है और उस कार्य के प्रति ज़्यादा तत्परता प्रदर्शित करते हुए सही अनुक्रिया करने का प्रयास, सही कार्य को करने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे उस कार्य के प्रति उसके अंदर क्या होता है? जो उत्तेजना थी धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। कार्य करने के दौरान विश्वास बढ़ते जाता है तो स्थिरता आने लगती है। जैसे साइकिल शुरू में जब चलाना शुरू करता है तो वह जल्दीबाजी में होता है। जब साइकिल चलाने आ जाता है यानी कार्य करना उसके लिए जब थोड़ा सा सीख लेता है तो उसके अंदर थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, यानी विश्वास का जन्म और बढ़ जाता है। उसके विश्वास का उस कार्य के प्रति और विश्वास हो जाता है कि मैं अब सीख लूँगा। इस प्रकार से उसके कार्य के अंदर क्या होती है? स्थिरता आती है। जो पहले हड़बड़ी थी वो कम हो जाती है। जैसे ही उद्दीपन के बाद कार्य करना शुरू करता है, ये सब गतिविधियां व्यवहार प्रदर्शित करता है शारीरिक हाव भाव, मांसपेशियों हाव भाव के इत्यादि के माध्यम से, वैसे ही क्या होता है? जैसे ही कार्य करने में थोड़ी वो सही व्यवहार करने लगता है तो उसको क्या होता है? कार्य को अनियंत्रित नहीं करता, फिर उस कार्य को क्या करता है? पूरी तरह से कंट्रोल में करना चाहता है, जिसमें जो है वह प्रस्तुति पर अधिपति, यानी उस कार्य के प्रत्येक गतिविधि पर अपना नियंत्रण रखते हुए। यहाँ पर उसका नियंत्रण नहीं था, लेकिन इस जैसे ही थोड़ा सा कार्य सीख लेता है तो उसके अनुसार उस कार्य को क्या करता है? अपने नियंत्रण में रख करके उसको करना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि और उसकी चेतना और उसकी सक्रियता उस कार्य को नियंत्रण करते हुए कार्य को करने का प्रयास करता है। यानी नियंत्रण की गतिविधियां आती है, जिसके अंदर वो प्रत्येक गतिविधि पर अपना एक नियंत्रण, अपना मालिकाना या अपना एक वर्चस्व रखना चाहता है, जिसके वजह से उसके अंदर नियंत्रण के कारण से जब सफल होता है तो उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और वह सतर्कता भी ज़्यादा बढ़ जाता है और पहले से जो कार्य है उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से करने भी लगता है। ये सब गतिविधियां नियंत्रण के अंतर्गत बढ़ जाती है। यह भी उद्देश्य शिक्षण का होता है, जो अध्यापक क्रमशः क्रियात्मक उद्देश्य के अनुसार क्रियात्मक गतिविधियों को सही ढंग से पूरा कराने के लिए उद्दीपन के बाद कार्य करना सिखाता है। फिर उसके संग उसको कार्य पर नियंत्रण करना भी सिखाता है या शिक्षा का उद्देश्य रखता है। इसके साथ ही जैसे ही वो नियंत्रण में सफल होता है, ज़्यादा शुद्ध ढंग से कार्य को करने लगता है, तब उस कार्य के प्रत्येक क्षेत्र पर, यानी ज्ञान तो पहले से ही है, उस पर विश्वास ही है ही, और जब वो प्रयोग करने लगता है तो उसके प्रत्येक गतिविधि को समायोजित करने लगता है समय के अनुसार कि हम इतने समय में ये कार्य कर लें। फिर उसमें जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है या पक्ष हैं या कोई महत्वपूर्ण वस्तु है, व्यवहार है, उस पर क्या करता है? मूल्य के अनुसार, उसके महत्व के अनुसार क्रमबद्धता अपने ढंग से समायोजित करने का प्रयास करता है कि कौन सा पहले करें, कौन सा कार्य बाद में करें। पहले हम पैडल मारना सीखें कि पहले ब्रेक लगाना सीखें कि पहले हैंडल संभालना सीखें। तो इस प्रकार से वो उस कार्य के अनुसार जैसा गतिविधि होगा उसके मूल्य के अनुसार वो एडजस्ट करता है, क्रमबद्धता स्थापित करता है। साथ ही अगर एक कार्य के संग कई कार्य को करना है, एक ही कार्य के अंतर्गत कई कार्य करने हैं, तो उसमें क्या होता है? संगतता, किस ढंग से तीनों कार्य साथ में संचालित हों, इसको भी वह क्षमताओं का अपना विकास करता है अपनी व्यवहारिक रूप से, क्योंकि मानसिक रूप से पहले से ही डेवलप हो चुका है, भावात्मक रूप से भी हो चुका है। अब उसे व्यवहार में उतारने के लिए क्या करता है? सभी गतिविधियों को एक साथ तारतम्यता करते हुए, समायोजित करते हुए ठीक ढंग से करने का प्रयास करता है, अधिगम करता। फिर इसके बाद क्या होता है? समायोजन के बाद क्या होता है कि जैसे ही अधिगम करता उस कार्य के
समायोजित हो जाता है तब धीरे धीरे उसको स्वाभाविक धीरे धीरे वो उसके स्वभाव में आने लगती है। स्वभाव का मतलब ये होता है कि वह उसके धीरे धीरे योग्यता में परिणित हो जाती है। जैसे साइकिल जब चलाने अच्छी तरह से आ गया तो आप क्या होगी, जब साइकिल चलाने की योग्यता आ गई तो आपका साइकिल चलाना स्वभाव हो जाएगा। आप ऐसे ही थोड़ा लापरवाही में भी चलाओगे तो चल जाएगी, अच्छे ढंग से चल जाएगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। कहने का मतलब वह सहजता से क्रिया प्रदर्शित करने लगता है और उसके अंदर योग्यता का, क्षमता का विकास भी होने लगता है। धीरे धीरे उस कार्य के प्रति वह सामान्य हो जाता है। अब उसको हड़बड़ी उड़बड़ी नहीं रहती, अब वो उस कार्य के प्रति सामान्य ढंग से हो जाता है, क्योंकि वह सीखने की जो है काफ़ी उच्च अवस्था में आ चुका है क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है, स्वाभाविक रूप से वह सामान्य ढंग से अब उसे करने लगता है। जब वह इस स्वभाव से उस क्रिया को कुछ दिन करता है तो वह क्रिया उसके आदत में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? आदत में। और वह धीरे धीरे उस क्रिया का एक प्रकार से निपुण कौशल उसके अंदर डेवलप होती है। साइकिल तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन सबकी साइकिल चलाने की कौशल कला अलग अलग है। कोई साइकिल चलाता है तो दूसरे ढंग से दिखता है, कोई साइकिल चलाता है तो दूसरे ढंग से दिखता है। यानी साइकिल जो चलाने की जो गतिविधि है, जब वो आदत में बदलती है तो उस साइकिल चलाने का एक अपना स्पेशल स्वरूप बन जाता है। हर व्यक्ति का साइकिल चलाने का अपना अलग अलग ढंग बन ही जाता है। तो एक प्रकार से होता क्या है, जब वो स्वभाव में उतरता है तो वो धीरे धीरे अब आदत में बदल जाती है, मतलब उसके ज़हन में उतर जाती है, उसके एक प्रकार से उसको आदत सी बन जाती है, जिससे वह अभ्यस्त हो जाता है। अभ्यस्त होने पर वो आदत में बदल जाता है और जैसे ही वो अभ्यस्त होता है तो उसमें एक विशिष्टीकरण, एक उसका विशेष रूप देखने को मिलता है और उसमें निपुणता भी आ जाती है उस कार्य के प्रति। धीरे धीरे वो उसके नेचर में बदल जाता है, यानी स्वाभाविकरण का निर्माण, उसके धीरे धीरे जेहन और नेचर में वह गतिविधि क्या होती है, बदल जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत उद्देश्य या क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत जो बीएस ब्लूम ने बताया था कि जब ज्ञानात्मक पक्ष के सभी पहलुओं से परिचित होता है और भावात्मक पक्ष के सभी पहलुओं का विकास हो चुका होता है, तब जो है अधिगमकर्ता उस कार्य को देखते ही ये उद्दीप्त होता है। उद्दीप्त के बाद वह कार्य करना प्रारंभ करता है, फिर कार्य के प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखने के साथ उस कार्य के महत्व के अनुसार समायोजित करता है। जैसे ही वो समायोजित करने में सफल होता है, वैसे ही वो उसके वह स्वभाव में वैसे ही उसके वह स्वभाव में वो गतिविधियाँ आ जाती हैं। जैसे ही वह स्वभाव में आती हैं तो वह धीरे धीरे उसके आदत में बदल जाती है। वास्तव में यहाँ पर जाकर के अधिगम पूर्ण होता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम पूर्ण होता है। यानी इसके पहले की जो गतिविधियां हैं, ये भावात्मक पक्ष की जो 5 गतिविधियां हैं वो, और ज्ञानात्मक पक्ष की जो 5-6 गतिविधियां हैं वो, उन सभी स्तरों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षण का उद्देश्य बनाता है और विद्यार्थियों को उस तरह से शिक्षण का कार्य करते हुए सिखाता है। कहाँ तक सिखाना होता है? आदत और आदत का निर्माण तक। तब जाकर के यहाँ अधिगम पूर्ण होता है किसी ज्ञान का, उसके विश्वास के संग उसका व्यवहार में पूरी तरह से तब बदलता है जब वह आदत में आ जाए। इस प्रकार से शिक्षण का उद्देश्य रखना चाहिए अध्यापक को और इस प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए कि वह बालक विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ अपने व्यवहार में परिवर्तन कर ले, ताकि अधिगमकर्ता उस ज्ञान के अनुसार भावनात्मक रूप से विकास करते हुए उस ज्ञान के साथ सही अनुक्रिया करते हुए पूर्ण रूप से अपने आदत में बदल ले, अपने कौशल में बदल ले, अपने जेहन में उतार ले, तब जाकर के अधिगम पूर्ण होता है। ये सब प्रक्रियाएं निश्चित रूप से घटित होती हैं, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी घटित होती हैं कि सामान्य लोग ध्यान नहीं देते। और इसी बात को वह ध्यान में रख करके उसको अलग करके स्पष्ट रूप से बताया कि ये शिक्षण का उद्देश्य होता है या अनुदेशनात्मक उद्देश्य का स्वरूप ऐसा होता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब यही है कि जो चीज़ अध्यापक सिखाना चाहता है उसको अधिगमकर्ता को निर्देशित करके उसे भी उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए जो शिक्षण का उद्देश्य है उसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ये सब पढ़ाया जा चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान में रख कर के अध्यापक शिक्षण का उद्देश्य बनाता है या
किस प्रकार से अनुदेशित करते हुए अधिगमकर्ता को सिखाने का प्रयास करता है। यहाँ पर जब आदत तक पहुँचेंगे आप, तब जा कर के अधिगम आपका पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।